केंद्रीय बजट 2023-24 के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। चलिए हम आज के चैप्टर में देखते हैं कि भारत के केंद्रीय बजट में कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई। आते दोस्तों, पहला निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को पेश किया कब? 1 फरवरी 2023 को, ठीक है। और ये अमृत काल में पहला बजट है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत जब अपने स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे करके आगे आ रहा है, ये अमृत काल का पहला बजट है। देखिए, अमृत काल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपसे पूछेगा बीपीएससी, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। पूछा गया है बजट में, पूछा जाएगा पर बजट में किन 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। तो पहला, नागरिकों विशेष युवा वर्ग को, ठीक है, युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। देखिए, भारत में अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत है, ठीक है, और इसलिए सरकार इस चीज़ को जानते हुए इस बजट में युवा वर्ग को फोकस करिए, पहला चीज़ है। दूसरा, रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार से विकास और रोजगार, यानी युवाओं को क्या चाहिए? युवा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया युवा, दूसरा हो गया रोजगार। तीसरा देखिए, बृहद आर्थिक सुस्थिरता, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे जीडीपी में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया गया है, यानी 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित आप बता सकते हैं। पहला युवा, दूसरा रोजगार और तीसरा आर्थिक सुस्थिरता। चलिए आगे आते हैं। अमृत काल में कहा गया है कि 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। रूपांतर मतलब क्या होता है कि ब्रेक थ्रू मतलब कि इन 4 तरीकों से भारत एक नई ऊंचाई हासिल कर सकता है। अगर इस बजट में इन 4 चीज़ों को भारत लागू करता है तो ये एक नए आयाम खोल सकता है भारत के लिए। उन 4 मौके हैं, 4 चीज़ें हैं जो कौन रूपांतरकारी हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मतलब क्या? महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ठीक है, महिलाओं में शिक्षा की आपूर्ति करना, ठीक है। तो इस प्रकार के हैं। देखिए, बजट के अनुसार आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं समूहों के बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। देखिए, भारत जो है भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्वयं समूह सहायता के स्वयं समूह सहायता का जो फंडा है वो गाँव में बहुत ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। तो सरकार इन छोटे जैसे कोई बीड़ी वर्कर है, 4-5 बीड़ी वर्कर है और इन्होंने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया, ठीक है। एक माचिस वर्कर है, इन्होंने अगर स्वयं सहायता समूह बनाया 4-5 लोगों ने मिलकर, तो सरकार चाहती है कि ये अब बड़े उद्यम में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अधिकतर जो स्वयं सहायता समूह है उसमें महिलाएं की भागीदारी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। कितने स्वयं सहायता समूहों को? तो 81 लाख। अगला बीएम विश्वकर्मा कौशल योजना, ठीक है। देखिए, विश्वकर्मा से आप समझ सकते हैं कि कारीगर और शिल्पकारों की बात हो रही है, ठीक है। इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अभी हाल ही में विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की ऋण 13,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, ठीक है। तो इनको वित्तीय सहायता देना, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना, ठीक है। इससे क्या होगा? बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे, ठीक है, और भारत में बेरोजगारी जो स्तर है वो कम होगा और जीडीपी में वृद्धि दर्ज होगी। आगे तीसरा देखते हैं। पहला हमने देखा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना सम्मान और तीसरा पर्यटन। देखिए, भारत में पर्यटन की अपार संभावना है, ठीक है। अभी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने से 4-5 वर्ष पहले भारत में पर्यटन का जीडीपी कई मल्टीपल टाइम्स में बढ़ा है, ठीक है।
और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पर्यटन पर सरकार ने फोकस किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे रामायण सर्किट, ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है, उसके बाद आपको बुद्ध सर्किट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे स्थलों को जोड़ा जा रहा है जिससे पर्यटन की नए संभावनाएं खोली जा सके। अगला है हरित विकास। पहला देखा हमने महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा, तीसरा पर्यटन और चौथा है हरित विकास। देखिए, विविध क्षेत्रों में ऊर्जा का कुशल उपयोग हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। जैसे इथेनॉल के उत्पादन से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कैसे? तो ऊर्जा के क्षेत्र में। और इथेनॉल कहाँ से उत्पादन होता है? तो गन्ने से। तो गन्ने के उत्पादन से भारत एक तो आत्मनिर्भर बनेगा, दूसरा है हरित क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है। और हम क्या होंगे, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन जो करते हैं उससे हम लोग निम्न कार्बन उत्सर्जन की तरफ आएंगे। 4 चीज़ें याद रखिएगा: महिलाओं का आर्थिक विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल, पर्यटन और हरित विकास। देखिए, केंद्रीय बजट में चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने की अनुमान है। देखिए, जब हम बात करें 2023 चल रहा है, 2024 मार्च तक, तो भारत सरकार क्या कहती है कि हम 7% की गति से विकास करेंगे अगले 1 वर्ष में, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ये अगले 1 वर्ष के लिए है। आगे आते हैं हम लोग। भारत का कुल जो बजट है इस बार का, जो सरकार के जेब में आया है बजट, जिसके लिए सरकार ने खर्च करने का जो लक्ष्य रखा है, यानी बजट अगले साल के खर्च का लक्ष्य होता है, वह है 45 लाख करोड़ रुपए। 45 लाख 03 लगभग 45 लाख करोड़ रुपए, यानी 45.03 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। हम जानते हैं राजस्व क्या होता है। राजस्व जो सरकार को प्राप्त होता है, ठीक है, जिस पर सरकार खर्च करती है, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जैसे सरकार की कई सारी उद्यम हैं, ठीक है। तो उन उद्यम से जो प्राप्त होता है वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। या ये ऐसा कह सकते हैं जैसे सरकार अगर विदेशों से लोन लेती है, ठीक है, तो वो भी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो तो वही पूंजीगत प्राप्तियों में आता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। कुल खर्च कितना होगा? जितना बजट होगा उतना ही खर्च होगा। 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट है और 45,03,097 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। देखिए, जो महत्वपूर्ण है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रहा। 2023-24 बजट के अनुसार 4 इसमें टर्म है: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ठीक है। आपको याद रखना है। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोष में जितना पैसा आया और उससे ज़्यादा अगर पैसा खर्च हो गया तो वो क्या हो गया? राजकोषीय घाटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1,000 रुपये है, ठीक है, और हमने 1,100 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये 100 रुपये आखिर आया कहाँ से? तो ये 100 रुपये हमने लोन लिया या फिर ऋण से प्राप्त किया। तो ये होता है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा भारत का कितना है? 5.9%, ठीक है। यानी भारत ने जो भी एक्स्ट्रा खर्च किया है वो लोन के तौर पे खर्च किया, यानी ऋण के तौर पे खर्च किया। आगे आते राजस्व घाटा, ठीक है। हमारे राजस्व में जितना पैसा आया, ठीक है, उस पैसे से ज़्यादा खर्च। ये क्या है? सारा राजस्व जो हमारा आया, ठीक है, और हमने जो लोन लिया उसको मिलाकर, और ये क्या है? सिर्फ राजस्व, उससे ज़्यादा जो हमने पैसा खर्च किया वो है 2.9%। आप इसको सीधा याद रखिए, ठीक है, कि जब भी राजकोषीय कहें, ठीक है, राजकोषीय, तो हम क्या कहेंगे? कितना परसेंट घाटा? 5.9%। अगर राजस्व कहें तो 2.9%। राजस्व हमेशा कम होता है राजकोषीय से, ठीक है। अब देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा, ये राजस्व घाटा का ही एक उप भाग है, ठीक है, और इसमें कितना घाटा हुआ है? तो 1.7%। ये दोनों आसपास हैं, ठीक है, सिमिलर है,
लगभग। अब कहता है प्राथमिक घाटा कितना है, तो 2.3%। एक बार मैं फिर से बता दूं, राजकोषीय घाटा कितना है, 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, और इसमें प्रभावी राजस्व घाटा लगा दिया जाए तो 1.7%, और प्राथमिक घाटा बोला जाए तो 2.3%। आगे आ जाए दोस्तों, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना परसेंट लाने का रख रखा है, 4.5%। अभी कितना है देखिए, 5.9%। ठीक है, 2025-26 तक 5.9% से 4.5% लाने का सरकार का लक्ष्य, यानी आगामी 2 वर्षों में। ठीक है, राज्यों के लिए जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के अनुमान है, यानी इससे 1% कम, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र में लोन लिया जाएगा उसके लिए विशेष, तो ये घाटा विद्युत क्षेत्र के लिए रखा गया है। बाकी 3.5% तक राज्यों को रखना है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान, ठीक है, 17,86,816 करोड़ रुपये लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जितना हम उधार लेते हैं वही राजकोषीय घाटा दर्शाता है। देखिए कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा हम उधार से रुपए लेते हैं। कितना % लेते हैं, तो 34%। ठीक है, उसके बाद किससे आता है, तो जीएसटी से प्राप्त होता है, उसके बाद निगम कर से आता है। ये आप 3 याद रख सकते हैं ऊपर के क्रम। ठीक है, उसी तरह 3 क्रम याद रखिए। जब हम उधार ज़्यादा लेंगे तो हमें ब्याज अदायगी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। करों में राज्यों को उनको करों में शुल्क देना पड़ता है, तो अभी 18%। और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं मनरेगा, तो ऐसी वैसी योजनाओं से खर्च होता है। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। देखिए बजट 2023-24 की सबसे प्रमुख बात है इस बार 7 सरकार की प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, और उनको क्या कहा गया है, सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए क्या करती हैं, सप्तऋषि की भांति काम करती है। ठीक है, एक बार हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं इन 7 को। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास। ठीक है, सबका विकास। ठीक है, समावेशी यानी सबका विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, यानी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना समाज के जो समाज के आखिरी छोर पर है, यानी गरीब, वंचित या फिर आदिवासी। ठीक है, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश। ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जैसे पुल बनाना, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाना, ठीक है, जैसे सड़कें बनाना। सक्षमता को सामने लाना, जिसके अंदर सक्षमता है, जैसे कौशल विकास करने की जहाँ क्षमता है उसको आगे लाना, जैसे कौशल विकास करना लोगों के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए और देश के जीडीपी में वृद्धि हो। हरित विकास करना, ग्लोबल वार्मिंग जो एक विश्व का मुद्दा है और उस पर भारत भी प्रतिबद्ध है, 2070 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। छठा युवा शक्ति। युवा शक्ति आप देख चुके हैं, युवा जो हमारा है वो भविष्य का क्या है, आप ये देखिए यहाँ पर युवाओं को ध्यान केंद्रित किया गया है। और आखिरी है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र क्या है, तो फाइनेंस मार्केट। ठीक है, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, जिससे उसको विकास में मौका मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फिर से एक बार, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। आगे आते हैं हम लोग। देखिए पहला है समावेशी विकास। जैसे मैंने कहा कृषि एवं सहकारिता। ठीक है, सबका विकास होगा। इसमें कृषि और सहकारिता को पहले देखते हैं। देखिए कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत खाद, बीज, इन सब का वितरण जो है और इन तक पहुँच सबका हो सकेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए विकास किया जाएगा। देखिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड,
ठीक है, जो उद्यमी, ठीक है, नए स्टार्टअप्स खोलने चाहते हैं कृषि क्षेत्र में। देखिए भारत में कृषि का पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार सुविधा मुहैया करा रही है कि उनको फंड मिल सकेगा। उस फंड को कैसे प्राप्त करेंगे? एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड के तहत, यानी कृषि वर्धक निधि। देख लिया हमने। 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्ध बनाना। देखिए बागवानी जो क्षेत्र है उसमें भी कई सारे आयाम हैं, ठीक है, जिससे भारत की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से आम, लीची का एक्सपोर्ट अब इंग्लैंड तक होने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सरकार बागवानी को प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जो आपसे पूछ सकता है। क्या कार्यक्रम है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। श्री अन्न क्या है? देखिए भारत में मोटे अनाज का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है मोटे अनाज का, ठीक है। तो इस मोटे अनाज के लिए, ठीक है, श्री अन्न नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया है बजट में, ठीक है। श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? भारत है, ठीक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, यानी मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया गया। इन बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो हैदराबाद में। आगे देखते हैं। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना चालू की जाएगी। देखिए भारत में पहले से ही पीएम मत्स्य संपदा योजना चला जा रहा है मछली पालकों के लिए, लेकिन उसकी एक नई उपयोजना चालू की जाएगी, ठीक है। और इस योजना में क्या होगा? मछली पालक, मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इस उपयोजना का क्या उद्देश्य है? तो मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं जो मछली बेचते हैं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है, ठीक है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए सरकार ये 20 लाख करोड़ रुपए एक साथ नहीं देने जा रही है, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए लेन और देन, यानी कि जब लगातार ही देते जाएंगे और लगातार वो लेते जाएंगे, यानी कुल मिला के 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है मछली पालकों के लिए, या फिर पशुपालन और डेयरी में। आपसे डेटा पूछ सकता है कि कितने लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है, तो 20 लाख करोड़ रुपये। चलिए देखें, हमने कृषि देख लिया, ठीक। आगे देखते हैं। समावेशी विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य कौशल वर्धन, ठीक है। देखिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे भारत में, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। 2027 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का मिशन शुरू। देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया कब तक? जब भारत 2047 में 100 वर्ष पूरे कर लेगा, यानी अमृत काल पूरा हो जाएगा, ठीक में। जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन करने के लिए 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उनकी जांच की जाएगी कि किसके अंदर सिकल सेल एनीमिया समस्या है, ठीक है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। देखिए गांव और सुदूर इलाकों में जहां किताबों की उपलब्धता नहीं रहती है, वहां वैसे बच्चों के लिए या फिर समग्र बच्चों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय, यानी ऐसा पुस्तकालय होगा जहां आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोली जाएगी। फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ठीक है, हम देख लिया। अब आगे आते हैं। दूसरा सप्तऋषि का भाग है अंतिम व्यक्ति तक
पहुंच बनाना। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। देखिए, भारत में कुछ वर्ष पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था, यानी भारत के वैसे ज़िले जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, उन ज़िलों पर विशेष फोकस करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था और काफ़ी ग्रोथ भी दिखा। इसके बाद अब ऐसे ज़िलों के ऐसे ब्लॉक को चुना जा रहा है जो उन ज़िलों के सबसे पिछड़े ब्लॉक हैं, यानी सरकार का सबसे निचले तबके को सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है, जो सबसे पिछड़े हैं। तो आकांक्षी जिलों के बाद अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू की जाएगी। पूछेगा आपसे कितने ब्लॉकों को चुना जाएगा, तो 500 ब्लॉकों को चुना जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, देखिए संवेदनशील जनजातीय समूह है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ऐसे जनजातीय समूह जो विलुप्ति के कगार पे हैं या फिर बहुत पिछड़े हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इन पर 15,000 करोड़ रुपए की राशि 3 वर्षों में खर्च की जाएगी। अगले 3 वर्षों में 3 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,000 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नाटक के सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। देखिए, भद्रा परियोजना आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है और वो क्षेत्र जो है काफ़ी सूखा रहता है, इसमें भद्रा परियोजना शुरुआत की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, भद्रा परियोजना बजट में चर्चा हुआ है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। PM आवास योजना के लिए अभी हाल ही में घर बनाने के लिए सरकार ने नए कार्यक्रम PS आवास योजना चलाया था। उसमें PM आवास योजना में 66% की वृद्धि कर दी गई है और ये अब कितने रुपए का हो गया है, 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, यानी इसमें 79,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। आप याद रखिएगा, 66% की वृद्धि की गई है PM आवास योजना में। भारत साझा पुरालेख निधान, देखिए जो हमारे यहाँ पुराने समय में लिखी गई, जैसे वेद, ठीक है, पुराण, ठीक है, ये सभी चीज़ों का अब डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक है, जैसे पुरालेख हो गई, पांडुलिपि हो गई, ठीक है, इसके लिए एक योजना लाई गई है जिसका नाम है भारत साझा पुरालेख निधान। इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया भारत श्री अन्न योजना अलग है और भारत श्री अन्न अलग है और भारत श्री अलग है। भारत श्री का संबंध किससे है, तो पुरालेख का डिजिटलीकरण करने से है, क्योंकि वो ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इन्हें स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा बजट में की गई है। चलिए, अब तीसरी प्राथमिकता पे आते हैं। देखिए, प्राथमिकता तीसरा क्या है हमारा, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना आप समझते हैं क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पुलों का निर्माण, नए नए बिल्डिंग्स का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण। ठीक है, इनको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और सरल शब्दों में अवसंरचना और निवेश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, अवसंरचना निवेश में तेज़ी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बड़े परिव्यय के साथ 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष और जारी कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, सरकार जो है वो एक योजना के तहत 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के राज्यों को ऋण देती है। ठीक है, अब जो योजना है वो 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है राज्यों के लिए। जो योजना पिछले साल ख़त्म हो रही थी, उसको 1 साल और बढ़ा दी गई है। राज्य अभी और लोन ले सकते हैं 1 साल तक और वो 50 वर्षों में उनको देना है बिना ब्याज के। और उस पर कितना खर्च करेगी सरकार, तो 1.3 लाख करोड़ रुपए। देखिए, रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा पैसे पूंजीगत दिए गए, पूंजीगत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। तो रेलवे जो है वो 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निर्माण करेगा, यानी
इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें, जैसे पटरियों को बिछाना, नए रेलवे स्टेशन बनाना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 508 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है। अब तक रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन यानी 2.40 लाख करोड़ रुपये, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शहरी और अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा। ठीक है, शहरों को और बेहतर बनाने के लिए एक कोष है जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है UIDF। ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक आप जानते होंगे क्या है, आवास के लिए ऋण मुहैया कराती है। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण में सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। जैसे टियर 2 और टियर 3 के शहर हैं तो उनमें रोड का निर्माण, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, बस अड्डों का निर्माण, रेलवे स्टेशन का तो हो ही गया है, आप कह सकते हैं कि और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार का उनका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे आते हैं। अवसंरचना के बाद अब है सक्षमता को सामने लाना। देखिए सक्षमता यानी कौशल विकास करना लोगों के अंदर, और वो भारत की GDP में क्या करें, अपना योगदान दे सकें। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए यानी सभी को एक ही जगह प्रशिक्षण देने के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगर आपको कंप्यूटर की भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखना है या फिर किसी प्रकार का टेक्निकल हैंड आपको होना है तो आपको आई गॉट प्लेटफॉर्म पर ही आना होगा। ठीक है, देश में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। देखिए भविष्य क्या है, AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और भारत ये बखूबी जानता है। तो इसके लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में, शीर्ष भारत के शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति क्या है, तो स्टार्टअप्स जैसे नए स्टार्टअप जो है वो अगर अनुसंधान करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, और जो शिक्षाविद हैं जो अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए उनको फंडिंग दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू होगा। अब न्यायालय को पूरी तरह डिजिटल करने की तरफ सरकार आगे जा रही है और लोगों को न्यायालय तक पहुंच आसान बनाने के लिए, ठीक है, इसका 3रा चरण लॉन्च करने जा रही है, ई न्यायालय। MSME को संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया गया है। देखिए MSME के लिए क्या है, विवाद से विश्वास 1। ठीक है, और वहीं पूछे कि सरकार और सरकारी उपक्रमों के लिए कौन सा है, तो विवाद से विश्वास 2। देखिए कई सारे जैसे MSME क्या है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, ठीक है, तो इनका टैक्स संबंधित विवाद होता है सरकार से। ठीक है, इसमें सरकारी इंस्पेक्टर कई सारे मिली भगत होती है जो टैक्स की चोरी होती है या फिर ऐसे नियम कानून पेच फंसते हैं जिससे ये MSME बंद हो जाती हैं। तो सरकार ने खुद से इनको मौका दिया है कि आप विवाद को निपटाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, वही चीज़ सरकारी उपक्रमों के साथ भी है, जैसे इनकम टैक्स के साथ है, लोगों के साथ कई कंपनियों का इनकम टैक्स से विवाद है, तो वो भी विवाद विश्वास से विश्वास 2 लाया गया है। MSME के लिए विवाद से विश्वास 1 और सरकारी उपक्रमों के लिए विवाद से विश्वास 2। MSME बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। देखिए डिजिलॉकर क्या है, आपका जितना भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो इस पर मौजूद रहता है और आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कर किसी के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं भी आप करा सकते हैं। उसी तरह बड़े व्यवसाय, ठीक है, और MSME के लिए भी लाया गया है। अभी जो डिजिलॉकर है वो व्यक्तिगत है, अभी क्या है, बड़े व्यवसाय के लिए और MSME के लिए भी
और चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिजी लॉकर में ही उपस्थित होंगे। कोई भी कहीं भी अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। पहचान के पते को अपडेट करने के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखिए अभी क्या है, ई सुविधा सेंटर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, जहां आप अपना आधार अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सरकार ने नया सिस्टम लाया है। इसके तहत आप वन स्टॉप समाधान कहीं भी होगा आपके क्षेत्र में, वहाँ जाकर डिजी लॉकर और आधार में मूलभूत जो पहचान है आपका उसमें अपडेट करा सकते हैं। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाएं जो हैं अभी पूरी तरह से उन्नत होकर नहीं आई हैं भारत में, तो उनको और उन्नत करने के लिए उन पर जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं उसके लिए 100 लैब्स खोले जाएंगे भारत में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। देखिए व्यापार में सरकार और व्यापार के बीच में सरकार के कई सारे ऐसे नियम हैं, ठीक है, जिसको अनुपालन करना होता है, ठीक है। और ऐसे नियमों के कारण व्यापार तेज़ी से नहीं खुल पाता। जैसे अमेरिका में हर एक घंटे इतने स्टार्टअप्स नहीं खुलते, भारत में अमेरिका में इतने सारे स्टार्टअप्स खुल जाते हैं हर एक घंटे, जितने भारत में हफ्ते भर में नहीं खुलते। तो ऐसी रोड़ों को दूर करने के लिए सरकार ने 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया है और 3400 से ज़्यादा कानूनी उपबंधों को, यानी विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिससे अब ये स्टार्टअप्स खोलने आसान हो जाएंगे। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया, ठीक है। केंद्रीय अधिनियम जो है, एक्ट जो है, ठीक है, उसमें संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हरित विकास में। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है। हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं लाइफ के बारे में। लाइफ क्या है, इन्वायरमेंट के लिए है, ठीक है। तो पर्यावरण के प्रति सजग शैली, देखिए कोरोना में क्या है, कोरोना के समय पता चला था कि ऑक्सीजन कितना बहुमूल्य है, ठीक है। तो ऐसे ही पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए लाइफ नामक एक मिशन शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पर कितना खर्च हो रहा है, 19,700 करोड़ रुपये। इससे क्या होगा, भारत में कार्बन सघनता क्या होगी, कम होगी। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर कितना खर्च होगा, 19,700 करोड़। आज देखते हैं। राजस्थान में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। राजस्थान में क्या किया जाएगा, 13 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए ये थर्मल ऊर्जा नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, सोलर ऊर्जा, ठीक है। तो इन सब ऊर्जा को ना नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है। तो उससे 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को शुरू किया जाएगा। कितना लागत से, 20,700 करोड़ की लागत से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। देखिए हरित ऋण क्या है, जैसे कोई कंपनी अगर नए सोलर प्लांट्स लगाकर अपना ऑपरेट करती है तो उसको छूट दिया जाएगा, या फिर अगर वो ज़्यादा उत्सर्जन करती है, ठीक है, तो उस पर उतने ही टैक्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। या फिर कोई कंपनी अगर कोई हरित चीज़ों का विकास करती है, जैसे सोलर पैनल्स बनाती है, ठीक है, तो उसको हरित आवरण को बढ़ाने या फिर कार्बन को कम करने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त ऋण दिए जाएंगे, ठीक
ठीक है, उसी को कहा गया हरित ऋण। देखिए अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। प्रणाम योजना क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों को कम करना है, ठीक है, और वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, जैसे जैव उर्वरक, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, उसी को पीएम प्रणाम योजना कहा गया है। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से गोवर्धन, आपसे पूछ सकता है गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, तो गोवर्धन का क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इससे आप समझ सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। 10,000 करोड़ रुपये लागत से कुल निवेश 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जैसे हम लोगों के शहरों में कई सारे अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे जैविक अपशिष्ट क्या हो गया कचरे में, जैसे केले का छिलका हो गया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हो गए, घरों से जो जैविक अपशिष्ट निकलते हैं, तो उनसे जैविक उर्वरक बनाया जाएगा। किस माध्यम, कौन सी योजना के तहत, गोवर्धन योजना के तहत। और कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र लगाए जाएंगे, तो 500। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। देखिए एक और काम किया गया, देखिए 3 काम किया गया खेती को उन्नत बनाने के लिए और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने के लिए। पहले तो पीएम प्रणाम योजना, दूसरा है गोवर्धन अपशिष्ट से आमदनी, और तीसरा है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैनग्रोव पौधा रोपण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा मिष्टी योजना किसके लिए है, तो मैनग्रोव जो समुद्र किनारे मैनग्रोव पौधे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिष्टी योजना लाई गई है। आगे है, अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर परियोजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। आर्द्र भूमि क्या होता है, कोई तालाब है, ठीक है, जहाँ पानी जमा हुआ 3 फीट या 3 फीट से ज़्यादा जो पानी जमा होता है, ठीक है, 3 फीट के लगभग से लगभग हाँ पानी जमा होता है, तो उसको आर्द्र भूमि कंसिडर किया जाता है। यानी जो क्षेत्र में जलमग्न होता है, सीधा ध्यान रखिए, तो उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। और आर्द्र भूमि के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की जाएगी। प्राथमिकता नंबर 6 क्या है हमारा, युवा शक्ति, ठीक है। देखिए अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौशल विकास से ही नए रोजगार के आयाम खुलेंगे, तो इसीलिए हम 4था वर्जन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, ठीक है। आगे देखिए इसमें है क्या, तो 4.0 के तहत कोडिंग, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। भविष्य मैंने कहा AI का है, तो नए पाठ्यक्रम शामिल किया जाएंगे 4.0 में। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग से राज्य में 30 स्किल, अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर का, इंटरनेशनल सेंटर का स्थापित किया जाएगा। भारत के कई से युवा हैं जो विदेशों में काम करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे वो विदेशों में काम कर सके, तो ऐसे 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कौशल वर्धन हेतु, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य है। देखिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या लक्ष्य है, इम्पोर्टेंट है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, जैसे अभी AI का मांग है तो AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। वही है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसमें क्या है, MSME सहित नियोक्ताओं से जोड़ना, ठीक है। जो MSME है उसको या फिर नियोक्ताओं को इससे जोड़ना है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ठीक है। तो याद रखिएगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है बजट में कौशल वर्धन के लिए। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके तहत क्या होगा, 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। देखिए जैसे कोई अगर युवा ठीक है कुछ अगर विशेष स्वरोजगार करना चाहता है, ठीक है,
तो ऐसे युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 47 लाख रुपए की राशि 47 लाख युवाओं को राशि प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? तो युवा की ही बात कर रहे हैं। देखिए, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें सारी बातें युवाओं के लिए है, रोजगार पर केंद्रित है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पर्यटन में। देखिए, चुनौती मोड के माध्यम से, ठीक है, चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, कम से कम ऐसे 50 पर्यटक स्थानों को चुना जाएगा जो घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा है। देखो अपना देश पहल की शुरुआत हुई है। देखो अपना देश, इसके तहत, ठीक है, कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अपना देश क्या है? तो कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना पुरानी योजना है, फिर से इसका बजट में पेश किया। जैसे स्वदेश दर्शन योजना क्या है? जैसे बुद्ध सर्किट, आप बुद्ध के जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं, जहाँ बुद्ध भगवान गमन किए थे, वहाँ आप घूम सकते हैं। आगे देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, उसके नज़दीक भारत के जितने भी गांव हैं उनके विकास से संबंधित है। प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, यानी सिर्फ भारत चाइना नहीं, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको विकास किया जाएगा, उन सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों को। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अनहस्तित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानी में सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल। देखिए, राज्यों में एक यूनिटी मॉल की स्थापना होगी प्रमुख केंद्रों में। ठीक है, तो पूछेगा यूनिटी मॉल किस लिए है? तो एक जिला एक उत्पाद की बिक्री, या फिर जीआई उत्पाद की बिक्री, या अनहस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखिए आगे है, अगला है और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रिपोजिटरी की स्थापना की। यानी भारत में कौन किस पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन क्षेत्र में कितना पैसा लग रहा है, इसकी सारी डिटेल कहाँ होगी? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रिपोजिटरी में। इससे ऋण कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ी रहेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFC में उनके डेटा दूतावास की स्थापना की जाएगी। देखिए, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डेटा संरक्षण केंद्र की स्थापना की। देखिए, भारत में जैसे ऐसी कंपनियां हैं जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है, तो अगर उनसे कोई कंटेंट को हटाने के लिए अगर रिक्वेस्ट करना होता है बहुत समय लगता है, तो इसके लिए केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे वो तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि होगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपसे पूछ सकता है कि डिजिटल भुगतान जो लोग पेटीएम या फ़ोनपे से करते हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेन देन में? तो 76% की वृद्धि होगी है। और मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? यानी प्रति व्यक्ति अब मूल्य ज़्यादा वितरण हो रहा है, भेजा जा रहा है एक दूसरे को, तो उसमें 91% की वृद्धि। लोगों में कितनी वृद्धि हुई? तो 76%। लोग कितना ज़्यादा पहले से पैसा ज़्यादा भेज रहे हैं? तो 91%। आगे देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना शुरू की गई है। इसको निर्मला सीतारमण ने शुरुआत किया है। महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। महिलाएं अब इसमें से पैसे लगा सकती हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। वरिष्ठ नागरिक जो है 15 लाख से 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं बचत योजनाओं में। देखिए, केंद्रीय बजट की प्रमुख टू द पॉइंट बातें।
मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक 31 करोड़ यूनिट तक पहुँचे, यानी भारत में कुल 31 करोड़ मोबाइल जो है उत्पादन हुआ है एक वर्षों में। देखिए, सिगरेट ऐसे मादक पदार्थों पर आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% वृद्धि की गई है, यानी जो सिगरेट का मूल्य है उसमें 16% की वृद्धि कर दी गई है। भारत विश्व में स्टार्टअप में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, ठीक है, और मध्यम आय देशों में नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। मतलब भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप में स्थान है तीसरा, और नवाचार या नए चीज़ों का अनुसंधान में मध्यम आय देशों में दूसरा स्थान है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 सरकार ने 2014 से अभी तक की उपलब्धियां बताई। देखते हैं 2014 से जब तक एनडीए की सरकार है तब से क्या उपलब्धियां हैं। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से कौन से स्थान पर आ गई है? 5वें स्थान, बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है इन 9 वर्षों में। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीका लगा है। ठीक है, पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। तो ये डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। आगे देखते हैं, पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए की नगद हस्तांतरण हुआ। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक हो गई, होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। ये डेटा याद रखिएगा। पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय में 9 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, तो दोगुने से भी अधिक हुई है। कितना हो गया प्रति व्यक्ति आय? तो 1.97 लाख। अब देखिए, व्यक्तिगत आयकर पे बात करते हैं। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। ठीक है, और कर छूट की सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब देखते हैं, वार्षिक आय जिनकी 0 से 3 लाख रुपए है उनकी कर की दर क्या है? 5%। 3 से 6 लाख रुपए की 0 से 3 लाख रुपए की 0 है। 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर की 30% है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगी के लिए, ये सब आपसे क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आप पूछ ले। 50,000 तक मानक कटौती अनुमान में की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसका परिणाम अधिकतम कर दर घटकर 39% हो गई है। आगे देखते हैं, बजट 2023-24 में विभिन्न योजनाओं पर खर्च। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना खर्च हुआ है? 79,590 करोड़ रुपये खर्च होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन सी योजना पर खर्च होगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर। ठीक है, 79,590 करोड़। आप जानते हैं कि 66% की वृद्धि हुई है, पीछे लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जल जीवन मिशन, मनरेगा, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए, बजट 2023-24 में प्रमुख मदों पर खर्च सबसे ज़्यादा किस पर खर्च होगा? तो परिवहन पर 5,17,034 करोड़। आप जानते हैं 2.4 लाख करोड़ के लगभग रेलवे को दिया गया है। ठीक है, और पूरे परिवहन पर कितना खर्च होगा? तो 5,17,034 करोड़। ठीक है, और आपसे पूछे कि किस मंत्रालय ने को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, तो रक्षा मंत्रालय। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होगा? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मतलब किस मद पर खर्च होगा? तो परिवहन पर। किस मंत्रालय को मिला है सबसे ज़्यादा? तो रक्षा मंत्रालय। और किस योजना पर सबसे ज़्यादा खर्च होगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, बाकी आप नीचे देख सकते हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था 2.41 लाख करोड़। सार्वजनिक उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.6 और गृह मंत्रालय पर 1.96। ठीक है,
यहीं पर ख़त्म होता है बजट हमारा। अगले वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तब तक के लिए धन्यवाद।